चांडक जी के क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि उन्होंने प्रारब्ध और कर्मिक रिलेशन पे कॉन्टेम्पलेट करके ये क्वेश्चन पुट अप किया है कि हाउ टू टैकल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप torturing A, or B always harass, mentally torture and makes life A miserable. All efforts of A to make peace yield no positive result in such situation. Can we assume that A is paying the price for negative karmic balance of previous birth because apparently A did not do anything wrong in current life? Yes, ये एक्चुअली तो परम सत्य है। ये जो उन्होंने प्रश्न पुटअप किया है मेरे सामने, हम नेचुरली काउंसलिंग सेशन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वेराइटीज ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस। आई नो एक कपल, प्रैक्टिकली वाइफ बहुत अच्छी है और उस हस्बैंड बिहेव्स, वाइफ इंटेलिजेंट भी है, सर्विस भी करती है, she used to attend meditation classes, she used to attend all discourses, and she used to be very positive and very firm affirmative कि माँ बाप ने तो अपना घर भर देख के किया था, फिर भी ये मेरे साथ इलॉजिकली बैड बिहेव कर रहा है, तो नेचुरली मेरी नेगेटिव कर्मिक बैलेंस है। And when we met and looking at her height of positivity and after understanding her practical situation of life, रियली वी अप्रिसिएट कि ये कन्विक्शन उसके अंदर कैसे आया कि ये नेगेटिव कर्मिक बैलेंस है। आई वांट टू रीपे। अभी बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो बच्चा माँ को बोल रहा है कि तू इतनी फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, क्यों इतना टॉर्चर सहन कर रही है? तो वो शी सेज कि अभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि आई हैव टू रीपे द बैलेंस एंड मैं मेंटली ने आपके एंसेस्टर ने वो कर्जा लिया और आपको मालूम पड़ा कि आप वो लेनदार आता है कि आपको वो कर्जा रीपे करना है और कोई प्रूफ दिखाता है कि आपके एंसेस्टर ने मेरे से इतना कर्जा लिया था, तो आपको कितना टेंशन होता है। और फिर आप जैसे जैसे रीपे करते जाते हो, एंड ऑफ द डे यू आर मोर पीसफुल। तो ये एक नेचुरल फीलिंग है व्हेन यू आर रीपेइंग द कर्मिक नेगेटिव कर्मिक बैलेंस। सेकेंडली, बी अगर वो कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करता है या करती है, तो बी का स्टेट ऑफ माइंड बी नेगेटिव ही रहेगा। इसीलिए आध्यात्म में बोला है कि क्षमा करो, कोई कितना भी बुरा आपके साथ करे आप उसको माफ कर दो, क्योंकि आपने अगर वेंजेसफुल फीलिंग पकड़ के रखी तो नेक्स्ट बर्थ में उसको मिलना पड़ेगा वो रीपे वैर लेने के लिए। और वैर की अग्नि ऐसी होती है कि जो वैर लेता तो वो ए को टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, तो बी भी स्वयं इंटरनली टॉर्चर में है, भले वो उसका नेगेटिव, ए का नेगेटिव कर्मिक बैलेंस हो और ए का पॉजिटिव इफेक्ट कि वो पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नेगेटिव कर्मिक बैलेंस जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो एडवर्सली रिएक्ट करने के बजाय पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। अभी सोक्रेटिस को जेंथेपी मिली थी, जेंथेपी का स्टोरी पढ़ो, वो बहुत ही कहा जाता है कि कर्कशा स्त्री थी। एक बार सोक्रेटिस अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, काफी टाइम निकल गया, जेंथेपी को बड़ा गुस्सा आया कि ये उनके टीचिंग क्लासेस पूरे ही नहीं हो रहे, और नेचुरली वी ऑल नो सोक्रेटिस वाज नॉट आफ्टर मनी, तो प्रोबेबली वो इतना फीस भी चार्ज नहीं कर रहे थे। तो जेंथेपी को गुस्सा आया, किचन में से बर्तन फेंकना शुरू किया उसने। फिर भी गुस्सा आया कि फिर वो एक बाल्टी पानी भर के लाई और उसने सोक्रेटिस और स्टूडेंट के पे डाल दिया। तो सोक्रेटिस मुस्कुराए, बोले देखो कुदरत का एटर्नल प्रिंसिपल प्रूव हुआ कि पहले बादल गड़गड़ाते हैं, आवाज होती है और फिर बारिश होती है। तो बच्चे भी स्टन रह गए, विद्यार्थी थे कि उनके गुरु का मेंटल स्टेट देखो, इतना बड़ा अपमान वाइफ कर रही है, फिर भी उन्होंने इतना पीसफुली उसको रिएक्ट किया। तो मेन थिंग क्या हुआ कि वो तो इंटरनली डेवलप हो गए, आज इतने समय के बाद भी लोग उनका एग्जाम्पल लेते हैं। तुकाराम की वाइफ भी इतनी कर्कश थी, एक बार
किसान ने उनको शिरडी का पूरा गठरी दी कि भाई आप घर पे ले जाओ। तुकाराम तो अपनी मस्ती में आ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिले, बोले हमें दो शिरडी दो, हमें शिरडी दो। तो वो बांटते बांटते वो आए और एक ही टुकड़ा बचा, घर पहुंचे। भाई मारा उससे, पीठ पे मारा और वो शिरडी के टुकड़े के दो टुकड़े हो गए। तो तुकाराम हंसते हुए बोले, मुझे मालूम था भाग्यवान, तू इतनी दयालु है कि तू अकेली खाएगी नहीं, मुझे मालूम था दो टुकड़े किए कि एक टुकड़ा मेरा है। तो इट इज अ हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हमें मिलते हैं कि उनको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, नेगेटिव स्टेट वाला मिला, फिर भी इन्होंने अपना ध्यान उसको एक असिस्टिंग टूल पे लिया और वो पॉजिटिवली इतना डेवलप होके आगे निकल गए कि फिर वो नेगेटिविटी की उनपे कोई असर नहीं आई। तो कभी कभी वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कि वो व्यक्ति का इतना इंटरनल डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि सुख और दुख बेसिकली स्टेट, मेंटल स्टेट है। कि व्यक्ति, अगर आप देखो कोई व्यक्ति दुख में भी बड़ा सुखी रहता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं आती, और किसी के पास कितना भी बैंक बैलेंस है। पहले हमारे पहचान में एक व्यक्ति है, उसका दामाद, न्यूज आया कि दामाद 32 इयर्स में गुजर गया। अभी वो इतने पैसे वाले का बेटा, हमें भी सरप्राइज हुआ इतना यंग एज में कैसे गुजर गया। तो बोले लीवर स्क्लेरोसिस। तो हमने पूछा ऐसे कैसे। तो बोले बचपन से पैसा खूब था तो दारू की आदत लग गई। अभी उसने पिछले जन्म में तपस्या की होगी तो इस जन्म में उसको इतना पैसे वाले कुटुंब में जन्म मिला, पर संस्कार क्या हो, उसका दुरुपयोग किया, बचपन से दारू पिया और यंग एज में खत्म हो गया, लीवर को खराब कर दिया। तो आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है, आपके पास सद्बुद्धि कितनी है कि आप उसका उपयोग, सदुपयोग करके सेल्फ डेवलपमेंट में उसको ले जाते हो। तो एक और सोक्रेटिस और तुकाराम का एग्जाम्पल है कि कुछ नहीं होने के बावजूद और इतनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी वो कहाँ तक पहुंच गए। मैंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया था, 58 में तो उनको घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ने उनकी मेहनत की कमेंट्री भगवत गीता पे लिखी थी, बेच के चाय बिस्किट बच्चों के लिए लेके आई। तो इतनी एडवर्सिटीज फेस करने के बाद भी ये लोग इतने महान व्यक्तित्व की उन्होंने प्राप्ति की। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट। आपको क्या मिलता है, कौन सा एनवायरमेंट मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अक्सर देखना, सिद्धार्थ को सब कुछ मिला फिर भी छोड़ के गौतम बुद्ध बन गए। किसी को, विवेकानंद को कुछ नहीं मिला फिर भी वो विवेकानंद बने। तो कितना मिलता है क्या नहीं मिलता उस पर ध्यान देने के बजाय हम कितना डेवलप होते वो ध्यान दे। तो फिर वो ए हो या बी हो, जो नेगेटिव करता है नेचुरली उसको सुकून जिंदगी में नहीं मिलेगा। और जो सेल्फ डेवलपमेंट में जाता है वो हमेशा पीसफुल रहता है। दूसरा एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। गुरु जी के पास एक व्यक्ति आता था, उसकी शादी बड़े गुरु जी ने ही करवाई। होने लगी कि वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया कि ऐसे कैसे गुरु आज्ञा से मैंने शादी की फिर भी ये मेरे को फेस करना पड़ रहा है। बहुत उसने शिकायतें करने लगा, जब भी गुरु जी को मिलने आए, दर्शन करने आए, वो शिकायत ही करता था। और मेरे सामने की घटना है तो मैं जानती हूँ वो कपल को। तो फिर एक दिन गुरुजी ने भी मुस्कुराया कि बहुत शिकायतें करने के बाद फिर गुरुजी ने एक दिन बोला, जा तू बहुत ही शिकायत करता है ना, तो जाके अभी भृगु संहिता देख के आ, तेरा प्रारंभ में क्या है। और जुहू में वो गया किसी कोई भृगु संहिता वाले के पास, और सही में भृगु संहिता में उसका पेज निकला। उसमें उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका बिजनेस सारा कुछ आया। तो वो कन्विंस हुआ कि ये सही है। तो उसमें आया कि वो पिछले जन्म में शिव की तपस्या करने के लिए वाइफ को छोड़ के निकल गया था। तभी वाइफ ने ठान ली थी कि वो छोड़ के निकल गए तो मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, मैं बराबर करती। और वाइफ ने ठान ली थी तो वो अभी उसकी बराबर कर रही है, क्योंकि उसको इतना गुस्सा अंदर, उसको भी शायद एहसास नहीं होता होगा कि वो पति को देख के उसको इतना गुस्सा क्यों आता है और वो इतना एडवर्सली रिएक्ट क्यों करती है। तो ये सुनने के बाद वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। इसीलिए अपने गुरु लाइन में या अध्यात्म में सन्यासी भी बनना है तो बोलते हैं कि परिवार जनों की परमिशन लेके बनो, उसके बिना वो सन्यास पाठ की भी परमिशन नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि ध्यानेश्वर के पिता
जब विठल पंत सन्यासी बन गए अपनी पत्नी की परमिशन के बिना, पत्नी भी भक्ति वाली थी, फिर भी पत्नी सन्यास देने की परमिशन नहीं दे रही थी। तो एक दिन मैं स्नान करने जाता हूँ करके वो काशी निकल गए और रामानंद स्वामी के डिसाइपल बने, और उन्होंने झूठ बोला कि मैं सब परिवार जनों की परमिशन, और 12 साल ऐसे बीत गए। 12 साल के बाद जब वो रामानंद स्वामी उनके ही पत्नी के गांव में आए, रुक्मणी देवी के, तो वहां जब रुक्मणी देवी उनके आशीर्वाद लेने पहुंची तो उन्होंने आशीर्वाद दिए, उनके मुख से निकला पुत्रवती भव। तो वो मुस्कुराई। तो बोले बेटा क्यों मुस्कुरा रही है? बोले पति ऐसे संन्यास लेके चला गया है तो मैं पुत्रवती भव कैसे बनूंगी, आपका आशीर्वाद कैसे फलीभूत होंगे। फिर बातचीत करके उनको एहसास हुआ कि वो काशी में जो उनका शिष्य बन के बैठा है वही इसका पति है। तो वो अपनी यात्रा छोड़ के वापस काशी गए, उसको आज्ञा दी कि तू संसार में वापस जा, पत्नी को पूरा गृहस्थाश्रम का सुख दे, फिर तेरा आध्यात्मिक मतलब सन्यास का तो सोचना। तो वो वापस आते हैं और फिर संतान होती है निवृत्ति नाथ, और दोनों पति पत्नी भक्ति वाले होते हैं तो तेजस्वी संतानें होती है। तो कहने का मतलब है कि सन्यास चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारियों से तुम भाग नहीं रहे हो, तुम्हारे साथ एसोसिएटेड व्यक्ति को तुम नुकसान नहीं कर रहे हो। अनिल चांडक जी, आपको कुछ कहना है इसमें? हाँ, इसमें मैं कुछ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ए और बी की जहाँ तक बात है, तो कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी कपल आते हैं, जैसे कि हम लोग नीदरलैंड गए थे, वहाँ पर एक जगह पे हमारा सेमिनार था। तो वहाँ सेमिनार के बाद सारे लोग हमें पर्सनल मीटिंग में आके मिलने लगे और अपने प्रॉब्लम्स बताने लगे। तो उसमें एक कपल भी आया। तो वो कपल ने क्या बोला कि वो दोनों जन साइकियाट्रिस्ट है, अभी पति भी साइकियाट्रिस्ट, पति भी साइकियाट्रिस्ट, तो यहाँ पर तो ए भी साइकियाट्रिस्ट है और बी भी साइकियाट्रिस्ट है। तो वो लोग की फरियाद क्या थी कि हम दोनों सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और हम लोग डिवोर्स लेंगे तो लोग बातें बनाएंगे कि देखो देखो ये सब लोग के झगड़े सॉल्व करते थे, वो आप खुद के झगड़े सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग करें तो क्या करें। ये इतना कन्फेशन वो दोनों ने खुद ने हमारे सामने किया था। तो ये अभी क्या बताता है कि थियरी और प्रैक्टिकल में कितना फर्क है। कि आप थियरी में सब कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जानना समझना एक बात है, और प्रैक्टिकल में उसको उतारना एक बहुत ही अलग बात हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जानकारी चाहे कितने भी ले लो, यू मे बी अ रिजर्वर ऑफ इंफॉर्मेशन। आज आप पूरे वर्ल्ड का नॉलेज गूगल पे से भी ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, वहां से ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप खाली इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आपको वो रियल नॉलेज नहीं है। जिसको ज्ञान बोलते हैं वो अलग है। महर्षि नारद जी ने ये सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया था, उसके बावजूद उनको संतोष नहीं हो रहा था। तो उनको लगा कि ये मैंने सब कुछ जान लिया, फिर भी मुझे आत्मिक संतोष क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने जाके पूछा ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आप है ना, जो वो बाल ब्रह्म से है और सनत कुमार है, उन लोगों को जाके मिला। वो सनक सनातन वगैरह है ना, वो चारों भाई, तो वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको जाके मिलो, वो आपको बताएंगे क्या कारण है। तो जब उन्होंने सनत कुमार को जाके मिला और उनके सामने अपना प्रश्न रखा, तो उन्होंने कहा कि आपने सर सिर्फ शब्द जाने हैं, शब्द पकड़े हैं, लेकिन शब्दार्थ को व्यवहार में नहीं उतारा। जब तक आप शब्दार्थ ज्ञान नहीं है ना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल बोध, बोधि ज्ञान किसको बोलते हैं? कि व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल में आप जो जानते हो वो किया, तो ही वो बोधि ज्ञान है, वरना वो सिर्फ थियरी में ही रहेगा और आप भ्रम में रहोगे कि मैंने तो ये जान लिया, ये समझ लिया, ऐसा ऐसा सब। अभी आज के तारीख में अब बहुत सारे प्रवक्ताओं के कॉन्फ्रेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ये
बहुत बड़े ये संस्कार चैनल वगैरह कई चैनलों में आप हजारों लोगों को देखते होंगे, ये लाखों लोग सुनते हैं और उन लोगों को ये भी लगता है कि हमने सब समझ लिया। लेकिन आप खुद बोलो कि क्या 1% लोग भी उनमें से सही में प्रैक्टिकल में वो ज्ञान उतारते हैं कि अपने जीवन में? यदि वो सचमुच में उतार पाते होंगे तो समझना चाहिए। अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी। यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन गेन वॉट एवर यू नो। और दूसरा आपने पूछा है कि कैन बी विल बी गिवन अ क्लीन चिट के उसने नेगेटिव कर्मिक बैलेंस को रिपे किया, तो मतलब ए ने रिपे किया और बी ने भी अपना, तो बी को क्लीन चिट नहीं मिल सकती क्योंकि उसने वैर की भावना से ये जन्म लिया और वैर की भावना से वो रिलेशन निभा रही है। तो भले उसको एक जाने अनजाने सेटिस्फेक्शन मिलता होगा कि मैं पूरा कर रही हूँ हिसाब, पर कर्मिक हिसाब से वो भी डिप्लीशन में जा रही है कि क्योंकि अध्यात्म में रिवेंजफुल एटीट्यूड तो नेगेटिव क्वालिटी गिना गया है, वो नेगेटिव वाइसेस में ही गिना गया है, तो नेचुरली वो उसका आध्यात्मिक एनर्जी तो डिप्लीट ही होगी। इतनी जन्म उसको, और वैराग्य की भावना इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसी में चली जाए तो फिर हो सकता है कि आगे उसको ह्यूमन बर्थ मिले भी नहीं और ऐसी दूसरी योनि में जाना पड़े कि जो योनि में वो भाव ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। आई थिंक अनिल चांडक जी क्लियर विथ योर प्रश्न। आगे बढ़ा। हाँ गुरु माँ, यस बोलिए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, अगर टाइम परमिट करता 2 मिनट, ज्यादा टाइम हाँ नहीं लूंगा। बोलिए बोलिए, हम ये चैप्टर जो भी वो पूरा करेंगे। अच्छा, तो मेरा ये है कि जैसा मान लीजिए कि जैसे वो जो डिस्टरबेंस है या लैक ऑफ पीस है बिटवीन ए एंड बी, तो नाउ ए इज रिसीविंग एंड बी इज गिविंग। तो उसमें क्या है कि आपने बहुत अच्छी तरह बताया, this requires, a very high upliftment of his willpower, soul. अगर मान लीजिए वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग ए में अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जो ए के नियर एंड डियर वाले होते हैं, आई मीन कैन दे प्रे, बिकॉज बी से कनेक्ट नहीं है, ए से कनेक्ट है। देखो कनेक्ट भी काम अगर नहीं आता है कि भाई तुम अपना लेवल इतना ऊंचा उठाओ कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, तो कैन अदर्स गिव सम ऑफ द पॉजिटिव कार्मिक बैलेंस, या फिर प्रे करके कि भाई वो बे को ए को सपोर्ट दो, स्ट्रेंथ दो, गॉड वो अकेला मतलब ए इज नॉट एबल टू लिफ्ट दैट मच ऑफ बर्डन जो है, हाउ अदर्स कैन हेल्प ए? हाँ द अदर्स कैन हेल्प ना कि वो एक को और डाउन करने की कोशिश करें। काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, तो ये सेशंस इसीलिए चलते हैं टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पीपल। तो वो काउंसलिंग वगैरह एक्सटर्नल अफोर्ड तो चालू रहे। और ये जो कपल की बात मैंने बताई, जो लेडी को मैं जानती हूँ वहां, तो ये सारे फिजिकल एफर्ट फेल हो गए। सारे रिलेटिव्स ने काउंसलिंग किया, सब कुछ किया, बट नो चेंज इन ए। तो फिर जब ए ने कुछ सालों की मैरिज लाइफ के बाद बी ने रियलाइज किया, सॉरी आपके हिसाब से ए ने रियलाइज किया कि बी को मैं चेंज नहीं कर सकती, तो फिर उसने डिसीजन लिया कि मैं पार्टनर को चेंज करने के बजाय स्वयं चेंज हो जाती हूँ और मैं स्वयं के इनर डेवलपमेंट पे ध्यान देती हूँ। तो उस पे कृपा हो गई, वो जिस अप्रत्यक्ष गुरु की कृपा हो गई, तो उसका उसने अपनी एनर्जी उसमें अफोर्ड कैन हेल्प टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, बट उसका रिजल्ट कितना आएगा उसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए तो आज साइकियाट्रिस्ट इतना डेवलप हुआ वेस्टर्न कंट्री में, फिर भी वो लोग डिवोर्स रेट को कम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कितना भी काउंसलिंग करते, कुछ भी करते हैं, अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तभी वो वहां इतने डिवोर्स हो रहे हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट से वो लोग अगर अलग भी, अगर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग होते हैं
तो वहां कर्मिक हिसाब पूरा हो जाता है, क्योंकि फिर बी भी छोड़ देती है ए को कि चलो अभी इतना रोज रोज टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बजाय दोनों अलग हो जाते हैं, तो ए भी फ्री हो जाता है, बी भी फ्री हो जाती है। पर ये जो कपल की बात मैंने बताई, वो लेडी ये चीज जानती है आध्यात्मिक रहस्य को, तो उसने बहुत बार हंसते हुए अपने पति को बोला जब झगड़ा होता है कि आप मुझे छोड़ना चाहते हो, तो बोलो अभी क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में। तो आप देख रहे हो ना कि आज इतना काउंसलिंग चलने के बावजूद वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना डिवोर्स चल रहा है, और ईस्टर्न वर्ल्ड में कम है, क्योंकि ईस्टर्न अभी बढ़ रहा है। नहीं तो पहले तो वो संस्कार ही दिए जाते थे, एक बार शादी हो गई फिर तुम्हें निभाना है। तो ये फीलिंग के साथ फिर दूसरा पात्र स्पिरिचुअली इवोल्यूट हो जाता था, पर कहीं ना कहीं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उस जमाने में अलाउड नहीं, एनर्जी लगा के इंडिया डेवलपमेंट में निकल जाते थे, और एटमॉस्फेयर भी आध्यात्मिक ज्यादा रहता था। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम वर्ल्ड में आज देख रहे हैं, भले हम उसको लॉ ऑफ कर्म, सब लोग को लॉ ऑफ कर्म नहीं मालूम है, पर हम देख रहे हैं कि इलॉजिकल बिहेवियर, इलॉजिकल रिलेशनशिप एंड होना। फैमिली कोर्ट के वकील को मैं जानती हूँ, वो बोलते हैं 6 महीना अलग रहने के बाद ये दोनों को एक दूसरे की अहमियत मालूम पड़ती है, और वो दोनों एक भी हो जाते हैं। तो ये भी कभी कभी पॉजिटिव आता है। ऐसे दो पात्र जब एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते ना, तो फिर कभी कभी थोड़ा टाइम अलग रह के भी देखना चाहिए। अभी जे कपल की मैं बात कर रही हूँ ना, अभी ये लॉकडाउन वॉकडाउन शुरू होने से पहले वो व्यक्ति, उसके बेटे को उधरस हुई थी, तो उसके हस्बैंड ने बोला मेरी माँ है, सीनियर सिटीजन है, तुम मैके चली जाओ, और उधर ही रह गई क्योंकि लॉकडाउन चालू हो गया। तो 6 महीने के गैप के बाद वो रिटर्न हुई, तो भी बोलती है कि मेंटल स्टेट में कोई फर्क नहीं है, तो मैं भी महिला, अभी क्या कर सकते हैं बोलो। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमने देखी है, तो फिर हमारे हो रही है, तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज। तो हो सकता है उसके भाग्य में ऐसा होगा कि वो आप भाग्य को ओवरकम कर रहे हो।